नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद गुरु दीक्षित चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके साथ एक विद्यार्थी जगत की ज्वलन समस्या से एक आदरणीय चेतन भाई सुखड़िया जी आपको संबोधित करेंगे। उनके भाषण को यहाँ रख रहा हूँ। परिसर सुने हैं, विद्यार्थी परिसर में कैसे आए, कोरोना के बाद से परिसर खाली हो गए, इस चिंता को कैसे दूर किया जाए, इस समस्या का निराकरण कैसे किया जाए, इसके लिए आपके सामने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मध्य भारत के क्षेत्रीय संगठन मंत्री आदरणीय चेतन भाई सुखड़िया जी अपने विचार रखेंगे। आइए उनको हम सुनते हैं। विद्यालय के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा आयोजित आनंदमय सार्थक विद्यार्थी जीवन इस संगोष्ठी में मंच पर उपस्थित इस महाविद्यालय के प्राचार्य आदरणीय एस तिवारी जी, जनभागीदारी के अध्यक्ष और विद्यार्थी परिषद के हमारे पूर्व कार्यकर्ता ऐसे भाई आशीष राव जी, विद्यार्थी परिषद जबलपुर महानगर के मंत्री भाई ऐश्वर्य, इस महानगर के छात्राओं के काम को समन्वय करने वाली छात्रा प्रमुख बहन आंचल जी, मंच के समक्ष उपस्थित प्रबुद्ध ऐसे प्राध्यापक जन, विभिन्न महाविद्यालयों से आए विद्यार्थी बंधु बहनें एवं भाई, आज एक ऐसे विषय का चयन आपके सामने संगोष्ठी के माध्यम से किया गया है। शायद हम सभी लोग उस विषय से चिंतित भी है, चिंता भी कर रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विद्यार्थियों का संगठन है और स्वाभाविक रूप से विद्यार्थियों का संगठन ये परिसरों के अंदर होता है, शैक्षिक परिसरों के अंदर। और विद्यार्थी परिषद जब परिसर की बात करती है तो स्वाभाविक वो महाविद्यालय परिसर है, विश्वविद्यालय परिसर। और विद्यार्थी परिषद ने इन परिसरों को केवल एक संकुचित अर्थ में नहीं देखा है, अभी तो इस परिसरों को एक व्यापक दृष्टि के साथ विद्यार्थी परिषद देखता है। ये केवल शिक्षा का केंद्र नहीं है, अपितु एक सामाजिक परिवर्तन का भी केंद्र है और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का भी केंद्र है। और ये शिक्षा के परिसर के अंदर दो प्रकार के घटक हैं जिसके बारे में मैं आज चर्चा करने वाला हूं। आदरणीय सारे गुरुजन भी यहां पर बैठे हैं, इसलिए मेरे बोलने में कोई अतिशयोक्ति होगी तो पहले से मैं क्षमा प्रार्थी हूं। शिक्षा के मंदिरों की दो प्रतिमाएं हैं, एक है विद्यार्थी और दूसरा है शिक्षक। और मेरा यह मानना है कि शिक्षा के इन परिसरों से अगर इन दो प्रतिमाएं अगर विलुप्त हो जाएगी, अदृश्य हो जाएगी, तो शिक्षा के ये बड़े बड़े भवन जिसको आप मंदिर कहते हैं वो एक खंडहर समान है। इसलिए इस शिक्षा परिसर की पहचान ये विद्यार्थियों से है, शिक्षा परिसरों की पहचान ये प्राध्यापकों से, शिक्षकों से है, गुरुजनों से। और ये आपस में दोनों एक प्रकार से जुड़े हुए हैं, परस्पर दोनों का एक संबंध है। और वास्तव में देखा जाए तो दोनों की पहचान भी परस्पर पूरक ही। बिना विद्यार्थी शिक्षक की पहचान नहीं है और बिना शिक्षक विद्यार्थी की भी पहचान नहीं। इसलिए मैं इन दोनों घटकों के बारे में आने वाले कुछ समय के अंदर आपके सामने बात करने जा रहा हूं। और विद्यार्थी परिषद ने जिस मुहिम का प्रारंभ किया है, टाइटल के अंदर लिखा है परिसर चलो अभियान। शायद हम में से विद्यार्थी समुदाय जो बैठा है उनमें से शायद बहुतांश लोगों को लग सकता है कि अब सारा ज्ञान तो गूगल अंकल दे ही रहा है, तो परिसर जाने की आवश्यकता क्यों।
लेकिन वो गूगल अंकल शायद आपको जानकारी दे सकता है, इंफॉर्मेशन दे सकता है। ज्ञान तो वास्तव में गुरु के चरणों में बैठकर ही प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए परिसरों में आना महत्वपूर्ण है। और आज दुर्भाग्य है, शायद गुरुजन मेरे इस स्वर के साथ सहमत होंगे कि आज इस देश का दुर्भाग्य है कि बड़े बड़े महाविद्यालय जहां हजारों की संख्या में विद्यार्थियों का एनरोलमेंट है, वो महाविद्यालयों में से विद्यार्थियों की संख्या विलुप्त हो रही है। महाविद्यालय खाली पड़े, विद्यार्थी कॉलेज कैंपस के अंदर नहीं आ रहे। इसलिए विद्यार्थी परिषद जैसे एक जिम्मेदार छात्र संगठन ने इस वेदना को समझते हुए हमने ये अभियान चलाया है कि समूचे विद्यार्थी समुदाय को वापस कैंपस लाने की मुहिम ये प्रारंभ किया है। और अगर समूचे विद्यार्थी समुदाय को अगर वापस कैंपस लाना है तो शिक्षा के इन दोनों घटकों के साथ साथ अभिभावक और समाज इसको भी अपनी सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। मानव सभ्यता के संदर्भ में अगर विचार किया जाए तो अध्यापन का जो कार्य है ये दूसरे व्यवसायों से बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य है। अगर एक प्रकार से कहा जाए तो सभी व्यवसायों का आधार भी ये अध्यापन का कार्य है। और आज जिस प्रकार का युग है, सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, आधुनिक और तकनीकी का युग है। वास्तव में इस युग के अंदर विद्यार्थी और शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षक, इनके रिश्तों को नए सिरे से परिभाषित कर रहा है। और साथ ही देखा जाए तो आज हमारे शैक्षिक संस्थानों के बारे में जो संकल्पना प्राचीन काल में थी, उस संकल्पना में भी कुछ अंश तक परिवर्तन आ रहा है। और इसके कारण शिक्षक की जो एक औपचारिक भूमिका थी, उस भूमिका का भी व्याप्ति और क्षेत्र ये बढ़ता जा रहा है। और वर्तमान काल में शिक्षक की भूमिका भी नए नए आयामों की ओर आगे बढ़ रही है। परंतु एक बात निश्चित रूप से जिसको आज हम सभी को स्वीकार करना पड़ेगा, अपने गुणों से, अपने कार्य से और अपने व्यवहार से शिक्षक की प्रतिमा आज भी समाज को प्रभावित कर रही है। और उसी आधार पर एक प्रकार से इस भविष्य के समाज का या भविष्य के भारत का भी निर्माण। एक शिक्षक को समाज ने यह अधिकार दिया है कि वो विद्यार्थी के जीवन में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हस्तक्षेप, और उस विद्यार्थी के जीवन में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हस्तक्षेप करते हुए उस विद्यार्थी को जीवन के सपने दिखाए, और उस जीवन के भविष्य के सपने दिखाते हुए उस सपनों को साकार करने के लिए उसको तैयार किया जाए, ये शिक्षक की भूमिका है। और इसी स्वरूप में समाज भी शिक्षकों को देखता है। शिक्षा के परिसरों के अंदर प्राध्यापकों का जो व्यवहार, प्राध्यापकों का जो आचरण, जो नैतिक आचरण, उसके कारण समाज के अंदर कितनी नैतिक परिपक्वता है या कितना विवेक है, वो भी उसका प्रतिबिंब भी हमें महाविद्यालय परिसर से ही मिलता है। इसलिए गुरु, शिक्षक ये एक प्रकार से विद्यार्थी को मानसिक, शारीरिक, वैचारिक सभी प्रकार से तैयार करने वाला, एक प्रकार से भविष्य का नजरिया दिखाने वाला और एक विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करते हुए उस विद्यार्थी को समाज में एक प्रतिष्ठित नागरिक के रूप में, आदर्श नागरिक के रूप में तैयार करने वाला यही गुरु है, यही प्राध्यापक है। और एक प्रकार से देखा जाए तो इस विद्यार्थी समुदाय का प्रेरणा स्रोत भी शिक्षक ही है, उसका हितैषी भी शिक्षक है। और इस विद्यार्थी जीवन में जिस आयु वर्ग में वो है,
उस आयु वर्ग में सत्य पथ पर चलाने वाला और उसको दिशा देने वाला ये शिक्षक है। इसलिए समाज के अंदर गुरु की साख भी बहुत बड़ी, इसीलिए गुरु का सम्मान भी समाज के अंदर है, देश के अंदर। विद्यार्थी का चरित्र निर्माण करते हुए उसको देश और समाज के लिए जिम्मेदार बनाना और एक आदर्श नागरिक बनाने की प्रक्रिया यही शिक्षित संस्थानों में, यही परिसरों के अंदर। मित्रों, जब गुरु के बारे में बात आती है तो स्वाभाविक रूप से इस भारत के अंदर आचार्य परंपरा के बारे में कई बातें कही गई। आचार्य या शिक्षक के कैसा, उसके बारे में प्राचीन काल में हमारे ग्रंथों में भी कई बातें बताई। त्याग से वृत्ति संपन्न और धन की लालसा से परे आचार्य ही भारतीय शिक्षा पद्धति में श्रेष्ठ शिक्षक माना गया है। और शिक्षा को व्यवसाय के रूप में नहीं, शिक्षा को धनार्जन के रूप में उस काल में साधन नहीं माना। अभी तो हमारे यहाँ वायु पुराण के अंदर एक बात लिखी हुई है कि गुरु रूपी तीर्थ से ही सिद्धि प्राप्त होती है और वह गुरु रूपी तीर्थ जो है वो सभी तीर्थों से श्रेष्ठ है। ये बात हमारे वायु पुराण के अंदर है। मित्रों, एक घटक है शिक्षक, तो दूसरा घटक है विद्यार्थी। उसके बारे में भी समझने की आवश्यकता है। अब ये विद्यार्थी समुदाय कहाँ है, तो ये परिसरों के अंदर। इसलिए इस परिसरों की पहचान भी विद्यार्थियों से और शिक्षकों की पहचान भी विद्यार्थियों से ही। इसलिए शिक्षक और विद्यार्थी ये शिक्षा के इस मंदिरों की वो प्रतिमाएं जिसकी अनुपस्थिति से, जैसे मैंने कहा कि ये शैक्षिक परिसर, ये बड़े बड़े भवन, ये अपने आप में खंडहर समान है। और वास्तव में समाज, ये देश, ये अपेक्षा करता है, समाज आशान्वित, सकारात्मक है और ये अपेक्षा व्यक्त करता है कि निश्चित इन परिसरों के अंदर गुरु के मार्गदर्शन के अंदर भविष्य के एक ऐसा भारत का निर्माण हो रहा है जो इस देश और समाज के लिए कुछ करने के लिए, इस देश और समाज के अंदर अपनी महत्व भूमिका निभाने के लिए वो तैयार हो रहा है। और मेरा मानना है कि इस शैक्षिक परिसरों के अंदर केवल विद्यार्थी समुदाय का निर्माण नहीं हो, इस शैक्षिक परिसरों के अंदर उस पीढ़ी का निर्माण हो रहा है जो आने वाले भविष्य के भारत का नेतृत्व करने वाले, जो आने वाले भविष्य के भारत को दिशा देने वाले। इसलिए इस शैक्षिक संस्थानों में भारत के भविष्य का निर्माण हो रहा है, ये कहने में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं। इसलिए निर्माण करने का काम जिसके पास होता है उसका प्रामाणिक और गंभीर होना भी बहुत आवश्यक है। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते थे कि प्रलय और निर्माण ये शिक्षक की गोद में है। इसलिए जिनके पास निर्माण का कार्य है उन सबका प्रामाणिक और गंभीर होना बहुत ही आवश्यक है। मित्रों, जब विद्यार्थी समुदाय की बात आती है तो एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि जीवन निर्माण के लिए अगर कोई सर्वोत्तम समय है तो वो है विद्यार्थी जीवन। और यहाँ इस सभागार में अधिकांश लोग ये विद्यार्थी के रूप में यहाँ पर बैठे हैं। इसलिए एक प्रकार से जीवन का गोल्डन पीरियड, जीवन का स्वर्ण काल भी ये विद्यार्थी जीवन ही है। और ये केवल एक मात्र उक्तियां नहीं है, ये सार्थक जीवन का संपूर्ण दर्शन भी है, चाहे कोई विद्यार्थी इसे माने या ना माने। परंतु वास्तविकता यही है कि विद्यार्थी जीवन ही ऐसा होता है जो हमें सत्य के राह पर, सत्य के पथ पर चलने के लिए प्रेरित करता है। जिस प्रकार से किसान का काम होता है खेती, एक अधिवक्ता का काम होता है वकालत,
है मजदूरी करना, एक अध्यापक का काम होता है अध्यापन करना, वैसे ही एक विद्यार्थी का काम होता है ज्ञानार्जन, ज्ञान प्राप्त, शिक्षा प्राप्त। और विद्यार्थी अवस्था में यही एकमात्र कार्य उसके लिए होता है और यही कार्य महत्वपूर्ण है। जिस विद्यार्थी ने अपने सही रास्ते को नहीं चुना या रास्ता भटक गया और अपने कदमों को गलत रास्तों की ओर मोड़ दिया, तो मानो उसका जीवन न सफल हो पाएगा न सार्थक। इसलिए अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने के लिए सही मार्ग को चुनना ये आवश्यक है और सही मार्ग को चुनने के लिए योग्य दिशा दर्शन देने वाला ये गुरु। इसलिए यदि कोई विद्यार्थी उसका जो मूल कार्य है वो शिक्षा ग्रहण करता है, यदि वो पढ़ाई नहीं करेगा, ज्ञानार्जन नहीं करेगा, तो भौतिकता की इस चकाचौंध के अंदर, भौतिकता के इस सारे प्रलोभनों के अंदर वो उलझ जाएगा। और ऐसे उलझा हुआ विद्यार्थी हम सब लोग जानते हैं, वो शायद नशाखोरी के अंदर, धूम्रपान के अंदर, आवारागर्दी के अंदर, चोरी चपाती के अंदर, झूठ बोलने जैसी आदतें उसके अंदर विकसित होती है। और ऐसा विद्यार्थी जीवन शायद न सफल होता है न सार्थक। और ऐसा विद्यार्थी जीवन एक प्रकार से कई प्रकार के अवगुण साथ लेकर आता है। वो चाहे आलसीपन होगा या चाहे जिसको आज आपको आधुनिक लाइफ कहते हैं, आज जिसको आप मॉडर्न लाइफ कहते हैं, उस मॉडर्न लाइफ में आपको जंक फूड जैसी आदतें, कोल्ड ड्रिंक्स, फास्ट फूड, ये सारी आदतें और उस आदतों के साथ साथ आपकी अनियमित जीवनचर्या ही आपका हिस्सा बने। इसलिए हम में से विद्यार्थी समुदाय में से कोई भी ये नहीं चाहेगा कि हमारा जीवन ये नीरस, निष्फल, गुमनाम, बदनाम, बदहाल, हम में से ऐसा जीवन कोई भी नहीं चाहेगा। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि गलत रास्ते के ऊपर उठे हुए हमारे कदम इसको फिर से सही रास्ते की ओर लाएं। और आवश्यकता यह है कि हमारे कदम को गलत रास्ते की ओर जा ही ना। इसलिए पढ़ाई करना, मन से पढ़ाई करना, आनंद के साथ पढ़ाई करना विद्यार्थी के लिए यही एक कार्य और यही कार्य। पढ़ाई के साथ साथ जितनी हमारी घनिष्ठता हो, जितना हमारा संबंध हो, उससे कई प्रकार के गुण इस विद्यार्थी जीवन के अंदर, हमारे व्यक्तित्व के अंदर विकसित है। वो सरलता, सज्जनता, सृजनशीलता, ऐसे कई प्रकार के गुण इस विद्यार्थी जीवन के अंदर हमें विकसित है। इसलिए इस गुणों को अर्जन करना इस विद्यार्थी अवस्था में आवश्यक भी माना जाता है। लेकिन आज दुर्भाग्य इस बात का है कि जिसको आप आधुनिकता की सदी कहते हैं, जिसको आप तकनीकी का युग कहते हैं, जिसको आप मॉडर्न युग कहते हैं, इस मॉडर्न युग के अंदर, इस तकनीकी के युग के अंदर, इस आधुनिकता के युग के अंदर हमने शिक्षा के हमारा जो मॉडल था, उस मॉडल को ही हम भूल चुके हैं। शिक्षा की जो हमारी प्राचीन व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को ही हम भूल चुके हैं। शिक्षा के माध्यम से जिस चरित्र निर्माण की बात होती थी, शिक्षा के माध्यम से जिस राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की बात होती थी, शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास की जो बात होती थी, उन सारी बातों का रास आज की शिक्षा पद्धति से। इसलिए अगर भारत की बात की जाए तो भारत की शिक्षा व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी जो जीवन मूल्य केंद्रित थी, जो जीवंत थी, वाइब्रेंट थी, जो आनंदमय थी। और भारतीय शिक्षा व्यवस्था एक प्रकार से सार्थक विद्यार्थी जीवन की पहल है। लेकिन आज जिस प्रकार से वातावरण शिक्षा संस्थानों के अंदर हम लोग देख रहे हैं, उस संस्थानों से केवल और केवल डिग्रीधारी लोग निकलते हैं, जो एक डिग्री का सर्टिफिकेट लेकर रोजगार की मांग के लिए कतार में खड़े रहते हैं। इसलिए सोचने की आवश्यकता है कि आज हमारे शिक्षा संस्थान किस दिशा के अंदर आगे बढ़ते हैं। आज हमारे शिक्षा संस्थानों के अंदर
किस प्रकार का वातावरण, किस प्रकार के विद्यार्थी समुदाय का निर्माण हो रहा है, किस प्रकार से उसके सर्वांगीण विकास की बातें हो रही है। इसलिए समाज भी इतना संवेदनशील है कि समाज भी इस बारे में सोचता है। मित्रों, जब प्राचीन भारत की बात आती है तो प्राचीन भारत के अंदर, उस काल के अंदर जो शिक्षा व्यवस्था का विकास हुआ था वो ऐसा था कि समकालीन विश्व के अंदर दुनिया के अन्य अन्य देशों से भी उत्कृष्ट शिक्षा इस भारत के अंदर, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे विश्वविख्यात विश्वविद्यालय इस देश की थे। और ये कहने में भी अतिशयोक्ति नहीं है कि दुनिया को विश्वविद्यालय की देन अगर किसी ने दी, विश्वविद्यालय की संकल्पना अगर किसी ने दी तो वो ये भारत है। ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं। विदेशी आक्रमणों के कारण उस कालखंड के अंदर जो स्व आधारित शिक्षा व्यवस्था हमारी थी, उस स्व आधारित शिक्षा व्यवस्था के ऊपर गहरी चोट और हमारी शिक्षा व्यवस्था तहस नहस हो गई। और एक विदेशी आक्रांता के द्वारा जो शिक्षा पद्धति हमारे ऊपर थोप दी गई, उस शिक्षा व्यवस्था की उपज आज हम सकते हैं। और एक प्रकार से हमारे शिक्षा के परिसर ये नीरस होते गए और पाठ्यक्रमों का दबाव हमारे ऊपर बढ़ता गया। और उस पाठ्यक्रम परिसर के अंदर केवल पाठ्यक्रम पूर्ति के ऊपर जोर देते हुए मानो एक अदृश्य सी दौड़ बन गई कि हमें इस साल के अंदर जो करिकुलम हमें बताया गया है उस करिकुलम को, पाठ्यक्रम को हमें पूर्ण करना है। बस यही एजेंडा हमारे शिक्षा संस्थानों का रहेगा। इसलिए सोचने की आवश्यकता है नए सिरे से आज के युगानुकूल परिस्थितियों के अंदर हमारे भारत के विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए और इस भारत के जिम्मेदार नागरिकों के निर्माण के लिए किस प्रकार की व्यवस्थाएं हमारी शिक्षा के संस्थानों में दी जाए। दुर्भाग्यवश देश की स्वतंत्रता के पश्चात हमारी सरकारों ने जिस प्रकार से शिक्षा में परिवर्तन करने का काम करना था वो परिवर्तन करने का प्रयास नहीं किया गया। और आजादी के 7 दशक तक इस देश के जिम्मेदार लोगों ने, सरकारों ने, शिक्षाविदों ने इस 7 दशक में केवल और केवल मात्र 1.5 व्यक्तियों को गाली देने में समय बिता दिया। आजादी के इस 7 दशक के अंदर शिक्षा व्यवस्था के अंदर, शिक्षा पद्धति के अंदर, पाठ्यक्रमों के अंदर भारत के स्व आधारित शिक्षा व्यवस्था खड़ी होनी थी। भारत के स्व आधारित पाठ्यक्रमों की रचना होनी थी। भारत में भारत का ज्ञान जगाए जो स्वाभिमान, ऐसी शिक्षा की आवश्यकता थी। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इस देश के अंदर भारत की स्व आधारित शिक्षा को खंडित किया गया और एक विदेशी शिक्षा प्रणाली हमारे ऊपर थोप दी। हमारे वास्तविक इतिहास को नकार दिया गया। और जिस शिक्षा व्यवस्था के अंदर विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास की बात थी, उस सर्वांगीण विकास की बात को नकारते हुए विद्यार्थियों को केवल पाठ्यक्रम आधारित, करिकुलम आधारित और पाठ्यक्रम पूर्ति के अदृश्य दौड़ के अंदर विद्यार्थी समुदाय को भी धकेल। इसलिए जिस काल के अंदर भारत की ज्ञान परंपरा की मैं बात करता हूं, तो उस काल के अंदर, इस भारत के अंदर जो भारत की ज्ञान परंपरा थी, जो एक बड़ी ज्ञान और प्रज्ञा का प्रतीक थी। और एक प्रकार से वहां ज्ञान और विज्ञान, लौकिक और परालौकिक, कर्म और धर्म, भोग और त्याग, उसका समन्वय उस शिक्षा व्यवस्था के अंदर, जहां गुरु के मार्गदर्शन, एक प्रकार से अनुशासन का अनुसरण करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गुरु के मार्गदर्शन में विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त। आप सोचिए उस काल के अंदर भारत में गुरुकुल परंपरा थी और उस गुरुकुल परंपरा के अंदर गुरु के मार्गदर्शन में शिक्षार्थी शिक्षा प्राप्त करता था। तो केवल शिक्षार्थी वहां शास्त्र नहीं पढ़ता, उस शास्त्र के साथ साथ उसको शस्त्र भी सिखाया जाता।
उस शास्त्र शस्त्र के साथ साथ उस विद्यार्थी समुदाय को अपने जीवन में आत्मनिर्भर होने के सारे कौशल, सारे गुण ये सिखाए जाते हैं। विद्यार्थियों की सारी क्षमताओं को विकसित किया जाता था। यहाँ तक कि विद्यार्थी समुदाय के अंदर रही हुई प्रतिभाओं को विकसित करने की व्यवस्था भी उस गुरुकुल परंपरा के अंदर थी। लेकिन आज 21वीं सदी को उस प्राचीन काल के गुरुकुल परंपराओं के साथ अगर देखा जाए तो आज हमारे शिक्षा संस्थान केवल डिग्री देने वाले, मार्कशीट देने वाले संस्थानों जैसे बन चुके हैं, जहां विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास की संभावनाओं को हमें ढूंढना पड़ता है। माफ करिएगा, लेकिन जिस भारत के अंदर, प्राचीन परंपरा के अंदर विद्यार्थी समुदाय को गुरुकुल परंपरा में उस कालखंड के अंदर केवल अकेले बंगाल के अंदर 8,000 गुरुकुल थे। उस गुरुकुल में शिक्षार्थी अगर शिक्षा प्राप्त करने आता था तो केवल वो शास्त्र नहीं पढ़ता, उस गुरुकुल के अंदर उसके कौशल के विकास की संभावना, उसको गुरुकुल के स्वच्छता का काम दिया जाता था, खेती का काम दिया जाता था, लकड़ी काटने का काम दिया जाता था, भिक्षा मांगने का काम दिया जाता था, शास्त्रों को मुखपाठ करने का काम दिया जाता था। और एक प्रकार से समूचे विद्यार्थी समुदाय के सर्वांगीण विकास की कल्पना उस परंपरा में थी, उस भारतीय शिक्षा पद्धति के अंदर। आज आधुनिक सदी के अंदर मेरे प्राध्यापक सारे गुरुजन वरिष्ठ यहाँ बैठे हैं, उनको यूजीसी ने एक पत्र निकालकर कहा कि आप लोग मेंटर मेंटी प्रोजेक्ट लॉन्च करिए। जब ये पत्र मेरे हाथ में आया तो मुझे हंसी आई कि अच्छा चलो यूजीसी को कुछ ज्ञान तो हो गया, लेकिन ये तो भारत की प्राचीन परंपरा थी जिसको हम भूल चुके। जहाँ विद्यालय के अंदर, गुरुकुल के अंदर मेंटर के रूप में शिक्षक थे, गुरुजन थे, और उस प्राचीन गुरुकुल परंपरा को याद करिए कि उस गुरुकुल परंपरा के अंदर गुरु के मार्गदर्शन में शिक्षा प्राप्त करते हुए अगर कोई शिक्षार्थी अनुशासनहीनता करता था, आज्ञा की अवज्ञा करता था, तो गुरु की डांट भी सुननी पड़ती थी, सजा भी मिलती थी। और ऐसे समय में उस गुरुकुल में एक गुरु माँ भी रहती थी। उस गुरु माँ उस विद्यार्थी को, उस शिक्षार्थी को संभालने का काम करती थी। और वही परंपरा आज को आप मेंटर मेंटी के रूप में लेकर आ गए, लेकिन वो भी आज समय की आवश्यकता है। जिस प्रकार से आचार्य और विद्यार्थी के बीच में संवादहीनता प्रारंभ हुई है, उस संवाद को प्रारंभ करना भी आवश्यक है। एक प्रकार से देखा जाए तो जीवन की पहली पाठशाला ये परिवार होता है, और दूसरी पाठशाला ये हमारा विद्यालय, महाविद्यालय। इसलिए गुरु के मार्गदर्शन में केवल एक विद्यार्थी तैयार नहीं होता, एक विद्यार्थी समुदाय तैयार नहीं होता, एक पीढ़ी तैयार होती है। इसलिए ऐसी पीढ़ी का निर्माण करने की जिम्मेदारी भी शिक्षकों की है। इसलिए मैं कहता हूं कि आज 21वीं सदी का युग, जिसको आप कहते हैं आधुनिकता का युग, तकनीकी का युग, तो उस आधुनिकता और तकनीकी के युग में हमें हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी को भी बदलने की आवश्यकता है। इसलिए परंपरागत ब्लैक बोर्ड टीचिंग पद्धति से हमें नवाचारों को, तकनीकी को इस पाठ्यक्रमों के साथ जोड़ना पड़ेगा, सिखाने की पद्धति के साथ जोड़ना पड़ेगा। इसलिए प्रोजेक्ट के माध्यम से, ट्यूटोरियल्स के माध्यम से, असाइनमेंट्स के माध्यम से, इंटर्नशिप के माध्यम से इस विद्यार्थी समुदाय को फिर से एक जीवंत शिक्षा की ओर ले जाना पड़ेगा। हमारे क्लासरूम टीचिंग को और आकर्षक बनाना पड़ेगा, और उस क्लासरूम टीचिंग को जब आकर्षक बनाएंगे तो ये विद्यार्थी समुदाय जो क्लासरूम से बगावत कर चुका है, उस विद्यार्थी समुदाय को भी क्लासरूम में आने का आनंद आएगा। और मैं एक बहुत बड़ा जिम्मेदाराना वाक्य बोलने जा रहा हूं। अगर इस विद्यार्थी समुदाय ने अगर क्लासरूम और परिसरों से भी बगावत कर दी तो शिक्षकों की पहचान भी मिट जाएगी। इसलिए इस विद्यार्थी समुदाय को क्लासरूम में वापस लाना, परिसरों में वापस लाना, ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है।
सोचिए, आज हमारे विद्यार्थी समुदाय के ऊपर, युवा समुदाय के ऊपर कितने प्रकार का आक्रमण हो रहा है। एक आक्रमण है हमारा सांस्कृतिक आक्रमण, जिसको आपने वेस्टर्नाइजेशन कहा, पाश्चात्य संस्कृति का आक्रमण। एक आक्रमण बहुत बड़े पैमाने पर विद्यार्थी समुदाय के ऊपर हो रहा है, वो ड्रग्स का आक्रमण, नशे का आक्रमण। और ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आज देश में जिस प्रकार से ड्रग्स तक, नशे तक विद्यार्थियों की, युवाओं की सरलता से पहुंच बन चुकी है, इस देश के लिए वो घातक है। तीसरा आक्रमण हो रहा है विचारों का आक्रमण। देश के महाविद्यालयों के अंदर है, विद्यालयों के अंदर है। अगर ये विद्यार्थियों ने क्लासरूम और परिसरों से बगावत कर दी तो विकसित भारत का सक्षम नेतृत्व शायद हमें नहीं मिले। इसलिए सोचने की आवश्यकता है। इसलिए ये विद्यार्थी समुदाय जो यहाँ पर बैठा है, मैं उनसे भी आह्वान करता हूं कि आप सभी लोग अपनी कक्षाओं को आकर्षक बनाने के लिए अपने प्राध्यापकों के साथ, अपने गुरुजनों के साथ, अपने प्रोफेसरों के साथ ऐसे कोई प्रयोग, हमारी कक्षाओं को, क्लासरूम को आकर्षक बनाइए, जीवंत बनाइए, छोटे छोटे प्रयोगों के माध्यम से। मैं कल इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के प्राध्यापकों के साथ संवाद कर रहा हूं। मैंने उन प्राध्यापकों से विनती की कि आप अपने क्लासरूम में चाहे फिलोसॉफी पढ़ाने गए, चाहे अकाउंट पढ़ाने गए, चाहे जर्नलिज्म पढ़ाने गए, क्या आप अपने क्लासरूम के प्रारंभ में 5 मिनट 10 मिनट अपने छात्रों के साथ पाठ्यक्रम को साइड में रखते हुए कोई एक्टिविटी कर सकते हैं, कोई बातचीत कर सकते हैं, कोई संवाद कर सकते हैं। मैंने शिक्षकों से निवेदन किया कि क्या इस विद्यार्थी समुदाय जो क्लासरूम में बैठा है, उस विद्यार्थी समुदाय को छोटे छोटे प्रयोगों के माध्यम से आप आपके नजदीक ला सकते हैं। क्लासरूम में गए, आज बायोलॉजी पढ़ेंगे लेकिन 10 मिनट के बाद पढ़ेंगे। चलिए आज आपने एक छोटी सी कंपटीशन करते हैं, आज आपके लास्ट पेज कंपटीशन करते हैं, और यहाँ बैठा हुआ विद्यार्थी समुदाय मेरे साथ सहमत होगा कि सबकी नोटबुक में लास्ट पेज पर कुछ न कुछ काम किया, उस लास्ट पेज पर कुछ क्रिएटिविटी किसी ने की। जिसकी क्रिएटिविटी होगी, रचनात्मक होगी, सकारात्मक होगी, क्या उस क्लासरूम में टीचिंग करते समय जिसकी क्रिएटिविटी होगी, रचनात्मकता होगी, सकारात्मकता होगी, अपने जेब की पेन निकालकर उसने आपको प्रोत्साहित कर दिया, तो आपके क्लासरूम का वातावरण शायद बदल सकता है। 8-10 दिन के बाद दूसरा कोई प्रयोग करिए कि हमारे क्लासरूम में आज चलिए मातृभाषा में सिग्नेचर करने की कॉम्पिटिशन। अपनी नोटबुक से आधा पेज निकालिए, अपना नाम लिखिए, सिग्नेचर करिए, अच्छी सिग्नेचर को उन्हें प्रोत्साहित करूंगा, शायद उस क्लासरूम का वातावरण बदल सकता है। मैं विद्यार्थियों के साथ चर्चा करता हूँ, संवाद करता हूँ, अभियान के निमित्त में पूछता हूँ विद्यार्थी समुदाय को कि आप में से कविता लिखने वाले विद्यार्थी कितने हैं? शायद यहाँ भी कोई बैठे हो, लेकिन मैं जब दूसरा प्रश्न पूछता हूँ कि आप जो कविता लिखते हैं, उस कविता को प्रोत्साहित करने वाला क्या आपका महाविद्यालय है, विश्वविद्यालय है? तो प्रत्युत्तर नकारात्मक होता है। तो हमारे महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में जो नवोदित कवि खड़े हो रहे हैं, नवोदित कलाकार खड़े हो रहे हैं, कोई कविता गाने वाला है, कविता लिखने वाला है, कोई आर्टिकल लिखने वाला है, कोई ब्लॉग लिखने वाला है, कोई अच्छे चित्र बनाने वाला है, कोई अच्छी रंगोली बनाने वाला है, कोई अच्छा वक्ता है, कोई अच्छा एक्टर है। तो मेरे प्राध्यापकों से पूछा क्या भविष्य में आपको कोई मैथिली शरण ग्रुप या कोई कवि प्रदीप नहीं चाहिए? कोई आशा भोसले, लता मंगेशकर नहीं चाहिए? आपके क्लासरूम में पढ़ने वाला हर एक विद्यार्थी IAS, IPS, CS, CA नहीं बनेगा। उसमें से कोई अच्छा कलाकार बनेगा, कोई अच्छा लेखक बनेगा, कोई अच्छा राजनेता बनेगा, कोई अच्छा धार्मिक नेता बनेगा, आध्यात्मिक नेता बनेगा। तो विद्यार्थियों में रही हुई शक्तियों के विकास के लिए हमारे परिसर, हमारे महाविद्यालय, हमारे शिक्षक ये कितने प्रयोग कर रहे हैं? क्या हमारे क्लासरूम को, हमारे महाविद्यालय को आकर्षक बना सकते हैं? कला की गतिविधियों से, खेल की गतिविधियों से, सेवा की गतिविधियों से सामाजिक संवेदना का जागरण कर सकते हैं।
जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उस जलवायु परिवर्तन के ऊपर चर्चा विमर्श संगोष्ठियां करते हुए इस विद्यार्थी समुदाय के जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार बना सकते हैं? सोच, तो केवल और केवल कुछ लोगों का मानना है कि ये सारी जो एक्टिविटी विद्यालय के अंदर महाविद्यालय के अंदर चलती है ये पाठ्यक्रम को प्रभावित करती है, और वो कहते हैं कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है। दिस इज नॉट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, दिस इज को करिकुलर एक्टिविटी एंड दिस इज द इन्वेस्टमेंट। एक विद्यार्थी के चरित्र को निर्माण करने के लिए ये इन्वेस्टमेंट है। एक विद्यार्थी को सामाजिक संवेदना के साथ जोड़ने का ये इन्वेस्टमेंट है। जलवायु परिवर्तन के ऊपर जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए ये इन्वेस्टमेंट है। खेल के माध्यम से जिंदादिली, साहस की वृत्ति, समूह भावना, विजयी की भावना ये विकसित होती है। इसीलिए पुरातन काल के अंदर भी विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ शारीरिक विकास के ऊपर भी ध्यान देते थे। इसलिए क्या हम इसे नवाचारों के माध्यम से हमारी शिक्षा पद्धति के अंदर, टीचिंग पद्धति के अंदर, टीचिंग मेथोडोलॉजी के अंदर कोई परिवर्तन ला सकते हैं? विद्यार्थी जीवन को आनंद, उस 6 माह में जितने भी विद्यार्थियों ने, युवाओं ने आत्महत्या की, उसकी संख्या निकाल, अधिकतम युवा है, युवती है। आज विद्यार्थी का जीवन ये स्ट्रेस में, उस जीवन को आनंदमय बनाने की पहल ये परिसर चलो अभियान। इसलिए हमारे परिसरों का वातावरण ये आनंदमय होना चाहिए। हमारा कैंपस कल्चर ये आनंदमय होना चाहिए। कैंपस कल्चर में बदलाव होना चाहिए। कैंपस कल्चर कैसा हो? जहाँ विद्यार्थी पढ़े, शिक्षक पढ़ाए, जहाँ विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में विवाद नहीं, संवाद का वातावरण हो। महाविद्यालय के अंदर, विश्वविद्यालय के अंदर विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास की संभावना हो। और स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि विद्यार्थियों में निहित शक्तियों का विकास ही असल में शिक्षा है। तो क्या ऐसी शिक्षा देने वाले परिसर हमारे मन से, जो विद्यार्थी परिसरों से विमुख हो चुके हैं? कोरोना के पश्चात लगातार आपके महाविद्यालयों की उपस्थिति एक कम हो चुकी। विद्यार्थी कॉलेज नहीं आ रहे। मैंने मेरे कार्यकर्ताओं से, परिषद के कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए कहा कि आज कॉलेज कैंपस के अंदर 200 पोस्ट कार्ड लेकर आइए, महाविद्यालय के प्राचार्य से 200 एड्रेस लीजिए और एक पोस्ट कार्ड लिखिए अपने मित्रों के नाम कि मित्र कॉलेज में आगे पर मैंने बहुत दिन से देखा नहीं, चलिए आइए कॉलेज की कैंटीन में समोसा खाते, डाल दीजिए अपने कॉलेज के मित्रों को। ऐसे छोटे छोटे प्रयोगों के माध्यम से विद्यार्थियों को कॉलेज के अंदर वापस लाने का कोई प्रयोजन हो सकता है। 15 अगस्त 26 जनवरी ये छुट्टी का दिन नहीं है, ये हमारे राष्ट्रीय पर्व है। उस राष्ट्रीय पर्व के दिन आप इंटर क्लासरूम को स्पर्धा ले सकते। सोच, हमारे परिसरों को आकर्षक बनाने की आवश्यकता है, हमारे परिसरों को वाइब्रेंट बनाने की आवश्यकता है। और ऐसे परिसर जब वाइब्रेंट होंगे तो स्वाभाविक रूप से विद्यार्थियों को परिसर में आने का मन हो। अमृतलाल वेगर जी का नाम आप सबने सुना है। इसी धरती के, इसी माटी के शांति निकेतन के अंदर अपनी शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात अपने गुरु से आशीर्वाद लेने के लिए गए। गुरु ने कहा कि मैं तुम्हें सफलता का आशीर्वाद नहीं दूंगा। विद्यार्थी अवस्था में अमृतलाल वेगर थे, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि मैं आपका प्रिय विद्यार्थी हूं, आप मुझे सफलता का आशीर्वाद देंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें सफलता का आशीर्वाद दे दूंगा, मैं तुम्हें सार्थकता का आशीर्वाद दूंगा। उन्होंने कहा सार्थकता कैसी? यानी समाज से कम लेना और समाज को ज्यादा देना, ऐसा तुम्हारा जीवन बने तब तुम्हारा जीवन सार्थक। क्या ऐसे सार्थक जीवन की पहल हम विद्यार्थियों के लिए कर सकते हैं? रावण ने सीता माता का हरण किया तो रावण सीता माता का हरण करने में सफल हो गया, लेकिन रावण सार्थक नहीं। सीता माता का हरण हुआ, उसका पहला समाचार जटायु जी ने भगवान श्री राम को दिया। मां सीता को बचाने के लिए प्रयास किए, लेकिन अपने प्राणों की आहुति दे दी, मां सीता को बचा नहीं पाए। जटायु जी का जीवन सार्थक हो गया।
सोच, मां की कोख के अंदर अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के अंदर कैसे घुसा जाता है, कैसे लड़ा जाता है, वो बात सुनी, लेकिन चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकला जाता है, मां को नींद आई तो नहीं सुन पाया। युद्ध के अंदर अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर जाते हैं, लड़ते हैं, अपने प्राण न्योछावर कर देते हैं, लेकिन प्राण जाने के बाद भी अभिमन्यु का जीवन में सार्थक हो जाता है। क्या ऐसे सार्थक जीवन की पहल विद्यार्थियों के लिए हो सकती है? जीवन में सफल होने के लिए तो सबको ही आगे बढ़ना है। केवल अच्छे मार्क्स लाना, अच्छी मार्कशीट ले आना, यही सफलता नहीं है। हमारा जीवन दूसरों के लिए काम आना चाहिए, हमारा जीवन वंचितों के लिए काम आना चाहिए, पीड़ितों के लिए काम आना चाहिए, शोषितों के लिए काम आना चाहिए, गरीबों के लिए काम आना चाहिए। क्या ऐसे सार्थक जीवन की पहल हम विद्यार्थी जीवन से कर सकते हैं? सफल होने के लिए सबको ही प्रयास करते हैं, लेकिन सार्थक होने के प्रयास ये बहुत जरूरी है। इसलिए जीवन में आनंद और जीवन में सफलता ये भी सार्थक जीवन की पहल है। इसलिए आज इस परिसर चलो अभियान से मैं आपको सबको निवेदन करना चाहता हूं, विशेषकर यहाँ बैठे गुरुजनों को, कि आप इस महाविद्यालय के, केवल इस महाविद्यालय के नहीं, जबलपुर के समस्त महाविद्यालयों के अंदर इस वातावरण को लेकर जाइए। इस वातावरण के माध्यम से विद्यार्थियों को परिसर की ओर आकर्षित करने का कोई उपक्रम चलाइए, विद्यार्थियों को परिसर के अंदर एक अच्छा वातावरण दीजिए। मैं विश्वविद्यालय के कुलपतियों को एक सुझाव देता हूं, यहाँ वो सुझाव के आपके सामने रखता हूं। विद्यार्थी समुदाय की छोटी मोटी समस्याएं होती है, उस छोटी मोटी समस्याओं को समाधान के लिए क्या आपके महाविद्यालय में सप्ताह में 10 दिन में 15 दिन में कोई समाधान की क्लास नहीं हो सकती? प्राचार्य जी बैठेंगे सप्ताह के एक अंदर एक दिन 1 घंटे के लिए, विद्यार्थी समुदाय में से कोई भी विद्यार्थी प्राचार्य से बिना किसी चिट्ठी को दिए हुए अपने प्राचार्य जी की कैबिन में जा सकता है, बातचीत कर सकता है, अपने प्रश्न अपनी मूंछ कोई दे सकता है। सोच, हमारे महाविद्यालय में कोई समाधान का क्लास नहीं हो सकता। छोटी छोटी समस्याओं को समाधान देते हुए विद्यार्थी के जीवन को आनंदमय। हमारे महाविद्यालय के अंदर महापुरुषों की जन्म जयंतियां, पुण्य तिथियों के निमित्त विद्यार्थी समुदाय को कोई एक समूह बनाकर कि हमारे क्लासरूम में ये 10 लोगों का समूह है, साल भर के अंदर सभी महापुरुषों की जन्म जयंतियां, पुण्य तिथियां, जो तिथि आएगी, ये 10 लोगों का समूह ब्लैक बोर्ड के एक कोने के अंदर लिखेगा। आज 31 अक्टूबर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है, आज 23 जनवरी है, सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। तो उस क्लासरूम में पढ़ने वाले विद्यार्थी किसी का जन्मदिन उसी दिन होगा तो उसको लगेगा हाँ मेरा जन्मदिन सरदार वल्लभ। सोच, 10 लोगों का समूह बनाया और उनको बताया कि आप कैरियर के नए नए आयाम जो विकसित हो रहे हैं हमारी कॉलेज के अंदर, उस कैरियर कॉर्नर पर आप लोग लिख सकते हो, वॉल जर्नल बना सकते हो। ऐसे छोटे छोटे प्रयोगों के माध्यम से विद्यार्थियों को एंगेज करने का काम, विद्यार्थियों की शिक्षा को आनंदमय बनाने का काम, और उस आनंदमय शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थी समुदाय को, इस विद्यार्थी जीवन को सार्थक बनाने का काम क्या हम लोग कर सकते हैं? विद्यार्थी परिषद, इस विद्यार्थी समुदाय की जो शक्ति है उसको छात्र शक्ति कहते हैं, और हम लोग इस छात्र शक्ति को राष्ट्र शक्ति के रूप में परिवर्तित करने वाले हैं। क्योंकि इस छात्र समुदाय को, इस छात्रों की शक्ति को अगर हमने सकारात्मक दिशा दे दी तो वास्तव में राष्ट्र की शक्ति बनेगी, इस देश की शक्ति बनेगी। ऐसी राष्ट्र शक्ति के निर्माण के लिए हम सभी लोग कोई सकारात्मक उपक्रम चला सकते हैं, कोई अभियान चला सकते हैं। और मैं फिर से मेरी चिंता, विद्यार्थी परिषद की चिंता आप सबके सामने व्यक्त करता हूं। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि देश के शिक्षा संस्थानों में जहाँ जिम्मेदार नागरिकों का निर्माण होता है, आज इस शिक्षा संस्थानों से विद्यार्थी समुदाय गायब है। एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इसलिए यहाँ विद्यार्थी समुदाय की करना है, मैं आप सबको भी आह्वान करता हूँ, अपने क्लासरूम को आकर्षक बनाइए, अपने क्लासरूम में समूह बनाकर कोई छोटे छोटे प्रयोग करिए। कॉलेज के 8, 10, 15 विद्यार्थी समूह बनाकर सेवा का कोई काम करिए, पर्यावरण का
कोई काम करिए, खेलों की गतिविधियों के माध्यम से अपने जीवन को आनंदमय बनाने का काम करिए। सोच ऐसे कोई प्रयोगों के माध्यम से इस छात्र शक्ति को वास्तव में राष्ट्र शक्ति बनाने का काम हम सब लोग करेंगे। तो जिस प्रकार से इस परिसर चलो अभियान को हमने लिया है, ये परिसर चलो अभियान केवल विद्यार्थियों को कॉलेज में वापस लाने का नहीं है, ये परिसर चलो अभियान ये भारत निर्माण का अभियान है। इसलिए परिसर चलो अभियान केवल विद्यार्थी परिषद का नहीं है, ये समूचे शिक्षा जगत का है और हम सब जिम्मेदार लोग। इसलिए आइए इस छात्र शक्ति को राष्ट्र शक्ति बनाने के रूप में हम इस छात्र शक्ति से राष्ट्र शक्ति करने वाले आराधक हैं। इस आराधक के रूप में हम सब इस देवभूमि के साधक हैं। हम करुणाइयों में सुसंस्कारों का अलग जगाएंगे, विश्व गुरु भारत का ध्वज आगे लेकर जाएंगे, विश्व गुरु भारत का ध्वज आगे लेकर जाएंगे। यही कामनाओं के साथ मैं हमारी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबने मुझे बहुत